बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन 3 स्टोरीज़ को हम ज़ेरे बहस लेकर आएंगे उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी है। ये शुरू हो चुका है सिलसिला। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी गई है। अब डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन से केसेस किस अदालत में भेजे जाएंगे। आईनी बेंच देखेगा वो मुकदमात या फिर उसके लिए अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। इसके साथ साथ आज जो दूसरी स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस स्टोरीज के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। बुशरा बीबी की रिहाई के बारे में हम बात करेंगे। बानी पीटीआई का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद हालात में अचानक तब्दीली आ गई है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज की थर्ड स्टोरी डिस्कस करेंगे। हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा कर दिया है। इसराइली हुकाम ने 50 फौजियों की हलाकत की तो तस्दीक भी कर दी है। दूसरी तरफ इसराइल ने रफा को मलबे का ढेर बना दिया है। सवाल यह है कि क्या फ़लस्तीन की मदद करने वाला कोई भी नहीं है। इन तीनों स्टोरीज़ को हम डीप डाउन जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली के हवाले से। बताया जा रहा है कि शुफा से मुतल्लिक केस भी आईनी बेंच को भिजवा दिया गया है। कहा गया है कि इस केस में आईन की शिकों की तशरीह की गई है। क्या मामलात आसानी की तरफ जा रहे हैं? क्या एक नया अदालती बहरान आने वाला है? इस सब पे बात करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मोहम्मद आदिल साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और आमिर खाकवानी साहब ने आज के डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब, बताइएगा कि मुकदमात अब कौन कौन सी कैटेगरीज के हिसाब से बाइफ्रिकेट किए जाएंगे। वो मामला जो हमें आसान लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मामला तो पेचीदगी की तरफ जा रहा है और एक नया आईनी बहरान पैदा होने वाला है। देखिए, सूरत-ए-हाल कुछ इसी तरफ डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हुकूमत ने जो 2 चीज़ें अचीव करनी थी, एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस का जो है वो जो अचीव किया कि मंसूर अली शाह और जस्टिस मनीब साहब को जो है वो साइड लाइन करने में कामयाब हो गए। उनके हवाले से उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और माजी के कुछ फ़ैसले जो है वो यकीनी तौर पर ऐसे थे जिसकी वजह से हुकूमत का ख्याल था कि अगर ये दोनों हजरात चीफ जस्टिस, और ये कंटिन्यूटी में थे, पहले जस्टिस मंसूर आते फिर मुनीब अख्तर आते, तो एक कंटिन्यूटी में हुकूमत को प्रॉब्लम्स फेस करनी थी, जो हुकूमत ने एक 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपना मकसद हासिल कर लिया और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है लगाने में कामयाब रही। अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो अगला मरला है वो तो है आईनी जो बेंच है उसके लिए 13 रुकनी जुडिशल कमीशन जो है वो है, और उसमें अक्सरियत चूँकि हुकूमत की है तो इसलिए कभी इम्कान तो यही है हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जो 5 जज हैं इस बेंच के अंदर लाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से जो एक ख्याल था, जो बज़ाहिर लग रहा था कि वकला तंजीमों की तरफ से कोई एहतजाज आएगा या जजेस की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, उस तरह का रिएक्शन तो कोई नज़र नहीं आया। लेकिन जजेस ने एक काम ज़रूर किया है कि कल 4 केसेस जो हैं मुख्तलिफ अदालतों से जो है वो आईनी अदालत को भेजे गए, आईनी बेंच को भेजे गए, और आज भी एक केस जो है वो आईनी बेंच को भेजा गया। अब मसला ये है कि आईने पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीजों में रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सारे केसेस में रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अपने ग्रजेस निकालने का ये तरीका अपनाया गया है। हारिस नवाज साहब, हुकूमत ने तो अपना फैसला सुना दिया, मतलब हुकूमत जो चाह रही थी चीफ जस्टिस मुंतखब हो गए उनकी मर्जी के, लेकिन जस्टिस मंसूर ने काजी फाजीसा साहब को खत लिखा है और वो कह रहे हैं कि तरमीमी ऑर्डिनेंस फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। एक बार फिर से उन्होंने वाजे कर दिया है। बिल्कुल, आई थिंक ये तो उन्होंने इससे पहले भी बात की थी और अभी भी ये बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जस्टिस मंसूर अली शाह को ख़ास तौर पे पीटीआई ने उनको नुकसान किया है। जिस तरीके से जो अक्टूबर में वो जा रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो वेरी अपराइट जज थे, खामखा उनको कंट्रोवर्शियल बना के और उनकी ये अपॉइंट में रहने भी दी। लेकिन अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली, क्योंकि जब नया एक तरमीम आती है और 26 तरमीमी आईनी जब एक बेंच बनेगा, तो उसमें एक तो बड़ी क्लियर बात है कि वो जाहिर है कि जुडिशल कमीशन में हुकूमत की मेजॉरिटी अपनी मर्जी के बना लेंगे। लेकिन इशू ये है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया कि उसमें मंसूर अली शाह नहीं होंगे, उसमें या अमीनुद्दीन जज हो सकते हैं और या मंदोखेल साहब हो सकते हैं। आई थिंक ये राना सनाउल्लाह को देखें कह के
आपने जुडिशल कमीशन की जो अथॉरिटी है, उनकी फेयरनेस, उनकी जो थी, वो बात खत्म करके रख दी है। इस लिहाज से हमारे पॉलिटिशियंस को दे हैव टू वेरी केयरफुल। व्हाई शुड यू से कि जी वो नहीं होंगे और फलाना, ये लेट द जुडिशल कमीशन डिसाइड। और इसमें आपने उनको खुद ब खुद कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। इन चीज़ों में क्या ख्याल कर रहे हैं जी? सेकंड ये कि इस वक्त अभी इट विल टेक अबाउट आई वुड से 3 to 5 6 मंथ जहाँ जाके वो ये क्लियर होगा कि कौन सा केस जाएगा, आइन में जाएगा, कौन सा नॉर्मल बेंच में जाएगा। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आई विश के इसमें 26वीं तरमीम में आप लोअर कोर्ट्स को भी आप रिहाइश करते कि जी उनके केसेस को कैसे, या जजेस की तादाद बढ़ाते, उनके ऊपर कदर लगाते। आई डोंट नो, जब ये आएगी प्रॉपर देखिए पता चलेगा तो उसकी भी जरूरत है। बट ओवरऑल आई थिंक अब ये जो जज बन गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट इट। उनके हमें कोई डाउट नहीं करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही नैनी के And सब he उनको तो एक्सेप्ट remained करना ही पड़ेगा। कानी non-controversial। साहब, आपको लगता है कि मंसूर अली बिल्कुल। शाह जो हैं उन्हें काजी फायज ईसा की पॉलिसी से कुछ इख्तलाफ था? अपने ख़त में भी उन्होंने जिक्र किया है कि लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। किस कॉन्टेक्स्ट में वो ये कह रहे हैं? देखिए, मंसूर अली शाह साहब तो अब तो इससे भी ज्यादा लिखे तो वो कम होगा। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान बनने के उम्मीदवार थे, सबसे मौजूद उम्मीदवार थे, सीनियर मोस्ट जज थे, तो वो अब तो वो बाहर ही हो गए हैं। और अब तो ये नितिन साहब के जाए अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस है, तो उसके बाद भी कोई चांस नहीं मंसूर अली शाह के, मेरे ख्याल है उसके बाद 4-6 महीने ही बचेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब अब जानते हैं कि जब पिछली जब कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट जब तरमीम हुई थी, और तरमीम के बाद जो 3 रुकनी कमेटी बनी थी जिसमें एक जज जो है चीफ जस्टिस की मर्जी का बनना था, उस पर मंसूर अली शाह साहब को एतराज था। उनका ख्याल था कि चूंकि ये फुल कोर्ट का फैसला है तो ये एक्ट के जरिए खत्म नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है ये उसी तराजर में खत था। अब तो काजी साहब का मेरा ख्याल कल लास्ट डे ही है। तो लेकिन बाहर उन्होंने अपने एक जो भी एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जाहिर किया है। ये जो अभी आपने जो बात की है, ये मसला बड़ा अहम है, क्योंकि अब इसमें सिर्फ ये जजेस नहीं, वकुला साहबान भी ये पॉइंट उठा रहे हैं, उठाएंगे। होगा ये कि किसी केस में किसी वकील ने अगर टाइम गेन करना हो तो वो ये लॉ पॉइंट उठा देगा कि ये तो आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो इसको इस बेंच को भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने पता है कि उस बेंच में जाएगा और फिर दोबारा नंबर लगने में कई महीने का उनको मोहलत मिल जाएगी। तो ये इस तरह के हरबे वकुला साहबान भी इस्तेमाल करते हैं केस को लंबा करने की खातिर, टाइम गेन करने की खातिर, किसी उनके मुखालफाना फैसला अगर आ रहा हो उससे बचने की खातिर। तो ये हरबे ये चीजें होंगी, मेरा ख्याल कुछ अर्सा लगेगा इसको सेटल होने में। लेकिन ये जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि राना सनाउल्लाह ने ये बात कह के कभी अगले कौन हो सकते हैं, ये वाकई एक गैर जिम्मेदार बयान था। लेकिन बात ये है कि हकीकत उन्होंने बयान कर दी है, ये हकीकत थी। और आप देखें ना, ये जो तरमीम की गई है, आपसे एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अब मामला जिस तरह से हम देख रहे हैं, कहा यह गया था आईनी बेंच का कयाम इसलिए किया गया है ताकि केसेस जल्द से जल्द सुने जाएं, डिवाइड किया जाए केसेस को। एक तो ये बताएगा कि अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन से केसेस आईनी बेंच सुनेगा, कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और दूसरा, आइन का जो आर्टिकल 184(3) है जिसके तहत चीफ जस्टिस के पास पावर मौजूद थी, अब वो पावर भी जा रही है आईनी बेंच के पास। हमें आइन के आर्टिकल इस 184(3) के बारे में बताइएगा प्लीज। जी, 180 जो पहली बात जो 184(3) है, ये एक ऐसी ही पावर है जो जैसे माजी में सदर ममलिकत के पास 58(2)(b) थी। पहले सदर ममलिकत ये से इख्तियार को इस्तेमाल करते थे हुकूमतों को घर भेजने के लिए। बाद में जो जुडिशल एक्टिविज्म हुआ उसके ऊपर फिर अदलिया ने ये इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे मौके ऐसे भी आए कि उन्होंने आइन को ही रीराइट कर दिया, जैसे 63A के फैसले के ऊपर हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब सूरत हाल ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है, अब वो ज़्यादातर तो इंतज़ामी मामला ही देख सकेगा, या फौजदारी या इस तरह के मुकदमात जिसमें बराह रास्त जो है आइन के मामला जो हैं वो ना हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगला मामला आ सकता है, जब फौजी अदालतों का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, जब वो ज़ेर समात आएगा तो यकीनी तौर पर वो फिर आइनी अदालत की तरफ ही रेफर होगा, क्योंकि वो आइन से मुतसादम जो है उसको करार दिया जा रहा है। तो अगर वो आइनी अदालत में चला जाता है और वहाँ से फौजी अदालत बनाने का जो हुक्म आ जाता है, तो ये आने वाले दिनों में सियासी जो मामला हैं उसमें बड़ा उसका असर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब दोनों बतौर सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है मौजूद हैं। जस्टिस याया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद
इन दो जजेस ने क्या फैसला करना है, वो कंटिन्यू करते हैं या साथ या फिर वो इस अदलिया से रुखसत चाहेंगे, ये तो अभी आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन जो कमेटी है जिसने जो है केसेस डिसाइड करने हैं, बेंच बनाने हैं, उसमें मंसूर अली शाह तो मौजूद हैं ऑलरेडी। सिर्फ जस्टिस मुनीर के हवाले से काजी फैज़ ईसा ने अपनी रिजर्वेशन दी थी, जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया था। आपको लगता है कि जस्टिस ऑर्डिनेंस आया, रिटायर्ड हो रहे हैं हारिस नवाज साहब, क्या कोई ऑप्शन इस तरह की नजर आ रही है? मेरे ख्याल में देखिए जो हमारा फौज का सिस्टम उसमें था कमांड में जनरली हमारे जो है कोर कमांडर जो सीनियर होते हैं और वो अगर जूनियर बन जाते हैं तो वो रिजाइन कर देते हैं, बिकॉज इट इज दे विल बी डायरेक्टली अंडर कमांड ऑफ जूनियर चीफ आर्मी स्टाफ। बट अगर यहाँ कोर्ट पे देखें, उनका जुडिशियल काम है। आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट में भी देख लें, जब नीलम जस्टिस बनी है तो उनके साथ 2 सुपर शूटर दे आर ऑलरेडी वर्किंग। आई थिंक इसमें भी वो क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट काम है, कोर्ट जज बेंच बनेगा, उस पर अपना डिसीजन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें रिजाइन, और ना ही रिजाइन करना भी चाहिए। अपना काम करें जुड़े अच्छे तरीके से, आपकी जो अपनी रेपुटेशन है, आप कॉम्पिटेंट जज हैं, अपना काम करें करते हैं। लेकिन मुझे एक डाउट लग रहा है, क्या प्रॉब्लम ये कि देखें आपने जो मखसूस हिस्सों केस जो था वो फुल बेंच ने डिसाइड किया था, जिसमें 8 और 5 की वो जीत गए थे। अब जो 5 आईनी बेंच होगा, ये कैसे उनका डिसीजन को आउटराइटली चेंज करेगा, ये फर्क करेगा। आई थिंक इसके लिए कहीं ना कहीं तशरीह करनी पड़ेगी, वरना इससे काफी कॉम्प्लिकेशन होगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। खाकवानी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया और वो कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। ये जो सारा मामला हो रहा था, जो आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, एक दूसरे को मनाने का सिलसिला जारी था, और बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था इस बारे में। देखिए, ये इंतहाई बचकाना बात की है बिलावल साहब ने। आप ये इस तरमीम में देखें कि जो पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस जया अफरीदी का तयन किया है चीफ जस्टिस के लिए, उससे पहले आप देखें कि इसमें अमेंडमेंट में उन्होंने टिन्योर रखा है 3 साल का। अच्छा, टिन्योर 3 साल का रखा ही सिर्फ जस्टिस जया अफरीदी साहब के लिए है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का तो टिन्योर ही सिर्फ 3.5 साल था, 3.25 साल 3.5 साल था। अच्छा, और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास वैसे भी 1 साल का बनता है, जया अफरीदी साहब के पास 6 साल का पीरियड है। यानी अब चीफ जस्टिस बनने की खुशी में या चीफ जस्टिस बनने की वजह से उनको अपनी मुद्दत यानी जजी की मुद्दत से 3 साल पहले उनको रिटायर होना पड़ेगा, 65 साल से पहले रिटायर होंगे। अगर ये 3 साल का टेन्योर ना रखा जाता तो जस्टिस जया अफरीदी साहब 6 साल के लिए चीफ जस्टिस रहते, तो उनको चीफ जस्टिस 6 साल के लिए चीफ जस्टिस तो गुब्बारे नहीं खाता ना इतना लंबे अरसे के लिए। फरहाद चौधरी के बाद अब सबने सबक सीख लिया, चीफ जस्टिस को इतना लंबा टाइम नहीं मिलना चाहिए। तो ये तरमीम रखी जया अफरीदी के लिए गई थी। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि पहले से ही तय था कि किसने बनना है। जब 3 जजेस का पैनल मांगा गया तो हर कोई जानता था कि वो जस्टिस मुनीब को या जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाएंगे, तीसरे नंबर वाले बनाएंगे। अगर 5 का नाम मांगा जाता तो फिर उसमें अमीनुद्दीन खान साहब इंतखाब होते, जो अब आईनी अदालत के उसके सरबराह के तौर पर इंतखाब होंगे, यकीनी इंतखाब है। मेरा नहीं ख्याल कि जमाल बंदोकेल साहब को लिया जाएगा, मेरा ख्याल है अमीनुद्दीन खान साहब को ही लिया जाएगा। और तो ये सारा तय किया था बिलावल की। तो फिर अगर इतनी मासूमियत है तो उनको चाहिए सियासत छोड़ दें, अपने पार्लियामेंट की सीट से रिजाइन कर दें। इतने अगर वो बेखबर और इतने नालायक हैं तो फिर बहुत ही अफसोसनाक बात है। अच्छा, जी जी हाजी साहब, मैं इसमें देखें एक बात क्लियर है कि अगर 26 अमेंडमेंट आ रही है, इतनी एफर्ट हो रही है, सारा कुछ किया जाए, क्यों किया? सो दैट ही डजंट बिकम, अदरवाइज तो अगर उनको अब बनाना था, इतनी एफर्ट करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ 26 अमेंडमेंट की? तो दैट वाज वेरी क्लियर पार्लियामेंट का और हुकूमत का कि वो जाहिर है कि इनको नहीं लाना चाहते थे। बट आई थिंक जो नए बने हैं वो भी बहुत कॉम्पिटेंट है, एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट इट एंड लेट्स इसको बजाय इसके कि हम बहुत ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी में लेके जाएं, लेट द सिस्टम ऑफ जुडिशियल वर्क और उसमें बेहतरी आनी चाहिए। आदिल साहब, वन लाइनर में आप भी जरा बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल दीजिएगा, कितना मासूमाना बयान था ये? मुबालगा रही से काम ले रहे हैं बिलावल, क्योंकि ये जो सारी कोशिश थी ये 25 तारीख से पहले टारगेट अचीव करने की जो कोशिश थी, इसीलिए सारा कुछ हो रहा था। और बिलावल दिन रात जो मौलाना के दर पे हाजिरियाँ दे रहे थे, और उसके बाद एक मैराथन इजलास चले हैं कौमी असम्बली के सेनेट के, जिसमें ये सारा बिल मंजूर हुआ और उसके बाद हंगामी बुनियादों पर जो है ये सारा कुछ हुआ। तो ये
अब बड़ा बचकाना सी बात है, जैसे खाकवानी साहब कह रहे हैं, अब ये सारा कुछ इनके इल्म में था और ये सारा जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का रास्ता रोकने के लिए ये तरमीम लाई जा रही थी। पहले कोशिश हुई थी, अटैम्प्ट कामयाब नहीं हुआ क्योंकि 63A का जो फैसला था वो सबसे बड़ी रुकावट थी, इनके पास नंबर गेम पूरे नहीं थे। अब 63A के फैसले के बाद इनके लिए आसानी पैदा हुई और उसके फौरन बाद आप देखें कि इलेक्शन कमीशन जो 8 जजों के फैसले के बाद कई इजलास कर चुका है, अब खामोशी से बैठा हुआ है उसको, क्योंकि जो असल मसला था वो 63A ने हल कर दिया और मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाता तो KP से जो है वो सेनेट की नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाती। तो ये सारा कुछ लगता है ऐसा है कि फील्डिंग सेट करके इसी तरह किया गया है, वरना नामुमकिनात में सा था। यानी एक गोल मौजूद था, उसके लिए प्लान बनाया गया, प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट किया गया। जब वो गोल अचीव कर लिया गया तो कहा गया कि मुझे तो कुछ नहीं पता। खैर, प्रोग्राम में अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमें कुछ रिलीफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या रिलीफ है बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डायरेक्ट लाइन। नाजरीन, बुशरा बीवी को आज अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। कल उनके रिहाई के हुक्म दिया गया था, आज रोपकार जारी हुए और फौरी तौर पर उनको रिहाई मिल गई। आदिल साहब, हमने देखा कि इससे पहले भी माजी में केसेस मौजूद हैं कि रोपकार जारी होता है, उसके बाद काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आज हमने देखा कि जैसे ही रोपकार जारी हुआ फौरी तौर पर रिहाई हो गई और बनी गाला में मौजूद हैं। आपको लग रहा है कि कुछ रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अब बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से भी खबरें हैं कि उनके लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा की जाएंगी। देखिए, 26वीं तरमीम की ये जो टाइम है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 26वीं तरमीम मंजूर हुई, उसके बाद फ़ौरन केस लगा और एक दरख्वास्त आई और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली। कल तो जो जज थे मौजूद नहीं थे, आज जज साहब ने रोपकार जारी की और जितनी तेज़ी के साथ आज अडयाला जेल से उनकी रिहाई मुमकिन हुई है, वहाँ पर मौजूद लोग ख़ुद इस बात पर हैरान थे कि इतनी जल्दी, वरना तो जो हम माजी में देखते रहे हैं कि इस तरह के मामला काफ़ी देर तक लटकाए जाते रहे हैं। लेकिन अब बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला से पेशावर चली गई हैं, वो कुछ अर्सा पेशावर में क़याम करेंगी। पहले कहा जा रहा था कि वो लाहौर जाएंगे, लेकिन वो पेशावर इस वक्त मौजूद हैं और वज़ीर आला का जो नेक्सी है वज़ीर आला हाउस की, उसमें वो करेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के केस की भी जो है वो समाअत जो है मुकर्रर की है। दो रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस होंगे और जो आज जिस जज साहब ने जो है बुशरा बीबी की ज़मानत कबूल की है, कल वो भी उस बेंच का हिस्सा होंगे, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब। तो उनकी हवाले से तो आप सबको पता है कि एक राय है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो एक मुख्तलिफ राय रखते हैं और वो आपको याद होगा कि वो एक ख़त भी जो है वो मदाखलत के हवाले से लिख चुके हैं। तो आप कल अगर ज़मानत इमरान खान की भी हो जाती है तो ये एक बड़ा अहम सवाल होगा कि 26वीं तरमीम के होते ही दो बड़े फैसले जो है वो होते हैं। तो और इमरान खान को अगर उनकी जमानत हो जाती है तो और उनकी वो किसी केस में ये है कि उनकी जमानत होती है या नहीं होती, और रिहाई एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि अब बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नजर आ रही है? देखिए, अभी तो मुझे तो इसलिए कि खास तौर पे देखें तो इस वक्त 26 तरमीम के बाद जाहिर है कि अभी गवर्नमेंट फील मोर कंफर्टेबल और उनको लगता है कि वो उनका काफी होल्ड हो गया जुडिशरी के ऊपर भी और वो अपनी मर्जी के डायरेक्ट फैसले भी ले सकेंगे। लेकिन बात यह है कि जो बुशरा बीबी की तो बात ठीक है कि शी वाज नॉट पॉलिटिशियन, उनको जिसका अगर बेल मिल गई है तो फिर वाई नॉट 2 दिन और जाया करें, उनको दे दिया है गुड जेस्चर एंड मे बी। लेकिन बात यह इस वक्त भी जो अभी भी पीटीआई जो है वो है पार्टीलेस, पार्टी लीडर नहीं है उनके पास, ही इज इन जेल। और मुझे यही लगता है कि ये अभी रहेंगे जब तक ये बात खत्म नहीं करते कि मैं स्ट्रीट पे जाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा, मैं सड़कों पर आऊंगा, मैं दिल से जुलूस करूंगा, धरने दूंगा। दैट विल वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इस वक्त गवर्नमेंट को बड़ी सख्त जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक रिवाइवल होगा और फिर आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, SIFT काम कर रही है, अभी सऊदी का डेलीगेशन गया, अभी आपने SCO किया है। दे कांट अफोर्ड टू हैव एनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट दिस मोमेंट। इसलिए मेरे नहीं ख्याल कि उनको बेल मिलेगी, और जाहिर है कि अगर बेल मिलेगी तो कोई और केसेस भी इनके ऊपर होंगे। सेकंड ये कि जो इनकी लीडरशिप जो बाहर है, मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि बेनिफिशियरी शुड गेट आउट। वो बेनिफिशियरी है, उनको फायदा है कि वो अंदर रहें और ये अपनी दुकान चमकाते रहेंगे
और क्योंकि द डे बानी पीटी आउट मीन्स कि इनमें से कुछ इररेलेवेंट हो जाएंगे जिनसे वो नाराज होंगे, जिस तरीके से ये धरनों में और जलसों में कॉम्प्रोमाइज होते रहे, वो चीजें होती रहेंगी। इसलिए आई फील कि ही विल रिमेन इनसाइड। ज़ाहिर है कोर्ट केसेस ऐसे इस पे जब तक बेल होगी तो अच्छा, ये जो बात आपने की कि ये बात आपने जो की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़े मौजूद है वो नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए। हाकवानी साहब, सवाल ये है कि क्या बानी पीटीआई आप कुछ लचक दिखाएंगे जिस तरह हुकूमत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहती है? साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि रिलीफ भी दिया है उन्हें, बुशरा बीबी को रिलीफ दिया है, उन्हें रिहाई मिल गई है, तो क्या हमें लचक नजर आएगी बानी पीटीआई के रवैये में या रविश में? देखें, जहां तक रिलीफ का ताल्लुक, रिलीफ तो बेसिकली इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, हाईकोर्ट का ही फैसला है, जो हुकूमत ने अपने तरफ तौर पे तो कोई मेहरबानी नहीं की। हुकूमत ने अलबत्ता ये किया है कि इस फैसले एक जमानत के बाद रोड़े नहीं अटकाए गए उसके। लेकिन आप ये देखें कि इसमें दो चीजें दिलचस्प है। पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जो आदिल साहब ने कहा ना कि कल इमरान खान का केस है और वो मियां गुल औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक इसको, ये जो जो जजेस ने खत लिखा था 6 जजेस ने, इसमें ये दोनों जज शामिल नहीं थे, ये गुरु औरंगजेब भी शामिल नहीं थे उस खत में और चीफ जस्टिस तो खैर बिल्कुल ही नहीं थे। बाकी 6 जजेस इनके अलावा थे, 8 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। बहरहाल मेरा ख्याल है अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और क्योंकि बानी पीटीआई को अगर वो रिहा होते हैं या उस तरफ अगर कोई पेशरफ हो रही है या अगर पीछे अगर बिहाइंड द सीन भी कोई बात हुई है तो ये अच्छी बात है, इससे क्योंकि टेंशन रिलीज होगी। क्योंकि हमें इस वक्त सियासी इस्तेकाम चाहिए। ये जो तरमीम होगी उसके बाद हुकूमत एक खासी हद तक सेफ हो गई, अपील कर रही है अपनी। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, इस पर गौर करें कि बुशरा बीबी लाहौर नहीं है और जमा पार्क नहीं गई, बनी गाला में भी नहीं रही, जमा पार्क की पेशावर गई है। पेशावर जाने का जो मकसद बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि वहां पर उनकी सूबाई हुकूमत है तो पुलिस केस उसमें तो नया नहीं बनेगा, यानी थोड़ा सा उनको प्रोटेक्शन होगी। शायद उनको ये खतरा हो गया अगर वो लाहौर आएंगी तो लाहौर में पंजाब पुलिस की तरफ से या पंजाब हुकूमत की तरफ से और नया केस डाल के ना उनको पकड़ लिया जाए या कुछ। अगर ये मामला अगर उतने ही सीधे होते तो उनको भी लाहौर आ जाना चाहिए था ना, अगर पूरी तरह सब चीजें तय हो गई हैं। सब चीजें तय नहीं हुई है अगर, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी एक अच्छा एक मुस्बत जेस्चर है और मेरा ख्याल है वो चेक करेंगे, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, वो चेक यही करना चाह रहे होंगे कि खान साहब क्या करना चाह रहे हैं। वो आगे फिर ठीक है, अदालत अचानक से मेहरबान नजर आ रही है। आदिल साहब, अब सवाल ये भी है ना कि अब बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है, खान साहब की बहनें भी जेल में हैं, अब उनकी रिहाई देखते हैं कि कब होती है, किस तरह से होती है। और उसके साथ इससे पहले हमने देखा था कि बुशरा बीबी और खान साहब की जो बहनें थी उनके बीच भी एक सर्द जंग चल रही थी, पार्टी जो ऑलरेडी धड़ों में तकसीम हो गई है। क्या देख रहे हैं, बानी पीटीआई जब तक बाहर नहीं आते तो ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा? देखिए, जो बुशरा बीबी की मुदाखलत हमने देखी है, उनके सोशल मीडिया जो पीटीआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो धड़ा है और जिसकी वजह से ही तहरीक इंसाफ को बड़ी पजीराई मिली, मकबूलियत मिली, तो वहाँ पे जो है बुशरा बीबी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और वो आपको हमने बहुत सारी ऐसी ऑडियोज़ सुनी हैं जिसमें वो हदायत दे रही हैं ट्रोलिंग करने की कि किसको किस तरह से निशाना बनाना है। तो अब वो रिहाई के बाद उनका क्या किरदार होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पार्टी पॉलिसीज़ पे इन्फ्लुएंस करेगी क्योंकि वो एक तवील अरसे की जेल काट के आ रही हैं, तो उसमें अब उसके अंदर से क्या लेके आ रही हैं हदायत और किस तरीके से पार्टी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस लेके जाएंगी, किस तरह से जो है वो पार्टी की जो दिगर पार्टी तो ऑलरेडी उनकी बहुत सारी इंतशार का शिकार है और उसमें जो इन्फ्लुएंस है वो जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लीडर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है, वो इंतशार वो लीडर्स उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैले और उसी के नतीजे में हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन जो है वो हड़ताल की कॉल आती है। तो अब वो केपी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी मौजूद होंगी वहाँ पर, तो देखते हैं कि वो आने वाले दिनों में पार्टी पॉलिसी पर पार्टी रहनुमाओं को क्या किस तरह से हैंडल करेंगी, किस तरह से डायरेक्शन देंगी। और दूसरी चीज ये है कि जो इमरान खान की बहनें हैं वो उनका रिएक्शन तो आता रहा है लेकिन उनका पार्टी की जो पॉलिसीज हैं उन पे उस तरह से इन्फ्लुएंस कभी भी नजर नहीं आया। तो अब बुशरा बीबी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, अब देखते हैं कि वो किस तरह से बुशरा बीबी का किरदार अब देखना है कि उनका क्या किरदार रहता है, किस तरह से आगे वो पार्टी पॉलिसी के साथ चलती हैं या एक नया बयानिया उनकी जानिब से बनाया जाता है। लेट्स सी कि क्या होता है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो हमने पहले भी देखा कि पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं, अब बुशरा बीबी जब बाहर आई हैं तो किस तरह से वो इस पार्टी को लेकर चलेंगी, क्या कुछ हमें तब्दीलियां नजर आ सकती हैं पार्टी में?
देखिए, ज्यादा तो बुशरा बीबी जो है मेरे ख्याल में वो एक्टिव पॉलिटिक्स पे तो नहीं होंगी, मैक्सिमम वही सोशल मीडिया को जो हैंडल करती हैं उसको करती रहेंगी, लेकिन अदरवाइज तो जो बाकी लीडरशिप है वही करेगी, उसमें आपको ज्यादा नॉइज नजर आते हैं और जो कि बहुत एक्टिव है, बल्कि कई जगह पर कंट्रोवर्सी भी उनके बारे में आई है। सेकंड ये कि देखिए, रिलीफ की बात ये है कि अगर बुशरा बीबी को ये पता होता कि पानी पीटी को भी रिलीफ मिलने वाला है, कोई हालात बेहतर हो रहे हैं, देन शी शुड नॉट हैव गॉन टू पेशावर, बल्कि वो सीधा लाहौर जाती, बड़े आराम से धरने से जमान पाक में रहती। दैट मीन कि शी डजंट, अभी ये ऐसा नहीं लगता कि उनको कोई बेनिफिट को रिलीफ मिलेगी, और वो इसीलिए पेशावर चली गई हैं अपने आप को सेफ जगह पे रखने के लिए, ताकि उनको कोई अरेस्ट ना हो और केस ना बन सके, इस कॉन्टेस्ट में गई है। बट बानी पीटी के लिए सबसे जो अच्छी ऑप्शन है, अगर उनको रेमेडी मिलती है कोर्ट से, देन ही शुड गो एंड कंटेस्ट बाय इलेक्शंस, बिकम मेंबर एमएनए, एंड देन प्लीज गो टू नेशनल असेंबली में जाके कंस्ट्रक्टिव रोल एज अ ऑपोजिशन लीडर का अदा करें, और साथ ही साथ आपके जो 47 के जो केसेस हैं उनको परसू करें कोर्ट के थ्रू। अगर वहां से उनके आपके एमएनए को रिलीफ मिलता है, देन यू माइट हैव अ मेजॉरिटी इन योर ओन एमएनए के पार्लियामेंट के अंदर, देन आपके पास जो ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन इस तरीके से आपको कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगी कि आप कहेंगे मुझे निकालेंगे, मैं स्ट्रीट पे जाऊंगा, मैं स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करूंगा, मैं धरने दूंगा, मैं जुलूस निकालूंगा, गाली दूंगा, इंतशार दूंगा। गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, यानी जो मज़ाहमत की सियासत की रविश है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चेंज करने की जरूरत है। खाकवानी साहब, डू यू थिंक द सेम कि अगर बानी पीटे बाहर आते हैं तो उन्हें बाई इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए भाई, और उनके लिए बहुत आसान है। मियां वाली से उनके जो दो खासतौर पर एमएलए उनको बहुत बड़े मार्जिन से, मेरे ख्याल है कि 2.25 लाख वोट से जीते हुए उनकी सीट पे, तो वो बड़ी आसानी के साथ एक तरफा मुकाबले में ही जीत जाएंगे। लेकिन वो सबसे पहले तो उनका बाहर आना अहम है, और बाहर आने के लिए भी कुछ मामला थोड़ा से धीमे करने पड़ेंगे। बाकी जहां तक ताल्लुक है पीटीआई की धड़ेबंदी के, मेरा ख्याल है ये इतनी अहम नहीं है। बड़ी पार्टियों में धड़े बन जाते हैं, मुस्लिम लीग नून में भी धड़े रहे हैं। खाकवानी साहब, डील की बात हो रही थी कि बुशरा बीबी डील के थ्रू बाहर निकली हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कोई डील नहीं हुई, अगर डील हुई होती तो पहले ही वो बाहर आ जाती। मेरे भी ख्याल है कि इसमें क्या डील होनी, डील अगर होगी तो, लेकिन ये अलबत्ता हो सकता है कि भाई एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर देने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, थोड़ी टेंशन रिलीज करने के लिए, तो वो ठीक है, वो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसको डील करना ही नहीं चाहिए। अगर मुल्क के सियासी इस्तेकाम के लिए और एक तरीके से जो बड़ी अपोजिशन जमात है उसको एजुकेशन से हटा के अगर मेन स्ट्रीम में जरा सॉफ्टली पॉलिटिक्स करने की तरफ अगर ले जाने की कोशिश की जाए तो ये अच्छी बात है। इससे मुल्क की स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मकसद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमें इसको जब हम डील का नाम देते हैं तो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा होता है, और वो जो अच्छा भला मुज़ाकरात चल रही होती है, अगर कुछ चल भी होते हैं पीछे, तो वो भी रुक जाते हैं। तो हमें तो इसको इंकरेज करना चाहिए कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा हो, और क्योंकि सियासी इस्तेकाम होगा, माशी इस्तेकाम होगा, तो लोगों की मुश्किलात कम होंगी, महंगाई कम होगी और मसले कम होंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो हमें अपने रिलीफ की, एक आम आदमी की रिलीफ की बात करनी चाहिए। यानी इस वक्त मुल्क में जो नीड ऑफ द आवर है वो स्टेबिलिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी आना मुल्क में बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इंटरनेशनली खबर पे कुछ डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फ़ौजी हलाक करने का दावा किया है, और इसराइली हुक्काम ने 50 की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह के जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को इसराइली हमले में शहीद कर दिया गया है। अब हिजबुल्लाह की जानिब से इसकी तस्दीक भी हो गई है। किस तरफ सूरत हाल जाती हुई नज़र आ रही है? आदिल साहब, हम देख रहे हैं कि इसराइल की बर्बरियत किसी सूरत नहीं रुक रही। अब हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि उन्होंने 70 फ़ौजी हलाक किए हैं इसराइल के। देखिए, ये इसराइल को सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इसीलिए ईरान पर हमले से पहले यही है कि जो लेबनान है या जो उसके करीबी ममालिक है वहाँ से जो है उनके ऊपर हमला हो सकता है। इसीलिए उसने जो है वो उसके बाद स्ट्राइक कर रहा है इन इलाकों के अंदर, ताकि जो एक रिस्पॉन्स आ रहा है और जिसकी वजह से इसराइल के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं, वो बेसिकली उसको काउंटर करना चाह रहा है। अगर वो इसराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है कि वो ईरान पर हमले से पहले इन ममालिक के अंदर इन तंजीमों को कंट्रोल कर लेता है, इनके ऊपर बमबारी करके इनको कमज़ोर करने में कामयाब होता है, तो उसके लिए शायद ईरान पर जो जिसने जंग मुसल्लत करनी है उसमें कुछ में आसानी हो जाए। अगर ऐसा ना हुआ
तो उसको 3 तरफ से जो है वो हमलों का सामना होगा। ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, लेबनान की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, शाम की तरफ से भी आएगा। तो इसलिए ये सारी जो है वो उसकी कोशिश है। दूसरी चीज़ ये है कि इंसानियत और अखलाकियात नाम की कोई चीज़ तो रही नहीं है, ना कोई इंटरनेशनल कानून जो है उसकी परवाह है इसराइल को। आज भी उसने जो बमबारी की है उसमें 17 स्कूल के बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये बर्बरियत जो इसराइल दिखा रहा है, इसका आलमी सतह पर अभी तक कोई जो है वो उसका नहीं कोई फैसला किया गया। ना कोई अरब रियासतें इस हवाले से कोई मुलाकात जो इस हवाले से कोई इक़दामात कर रही हैं, ना इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। हारिस साहब, आपको लगता है कि इसराइल तंजीमों को कमजोर करने में कामयाब हो जाएगा, या आपको लगता है हमास से हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो वो बैक फुट पे, अभी फ्रंट फुट पे नहीं है प्रॉपर्ली? देखें, इजराइल का जब वो गया है पैलेस्टाइन में अटैक करने के लिए गाजा में, उनके 2-3 टारगेट्स थे। नंबर 1 टारगेट उनका ये था कि हम हर हालत में अपने कैदी जो है वो वापस करवा लें। नंबर 2 टारगेट ये था कि हमास को हमेशा के लिए खत्म कर दें। और नंबर 3 टारगेट था कि पैलेस्टीनियन को हम इतना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करें, अनलिवेबल बना दें, ताकि ये जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ माइग्रेट कर दें, जिनको पूरी जगह कब्जा करने के लिए मिल गया। तीनों हदाफ में वो नाकाम है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। ना अपने कैदी छुड़ा सके, ना गाजा से वो पैलेस्टीन को पुश कर सके ईरान में, जॉर्डन में, ना हमास को खत्म कर सके। और ये इसके अलावा एक और नया महाज खुल गया हिजबुल्लाह का लेबनान के अंदर, उधर यमन भी आगे। देखिए, ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो है हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस यमन के। इंडिया की ज़ाहिर, अमेरिका की ज़ाहिर है कि इजराइल है। तो इसलिए वो जितना भी अभी चाह रहे हैं कि इतना डैमेज कर दो, इतना नुकसान पहुंचाओ कि लीडरशिप कम से कम तीनों मलिक की नुकसान हो जाए, और फिर वो सॉफ्ट टारगेट करके फिर ईरान की तरफ तवज्जो करें। ईरान में भी जाएंगे तो अमेरिका ने आई थिंक बड़ा सख्ती से उसको कहा कि यू विल नॉट गो एंड हिट ऑयल रिफाइनरीज, ताकि ऑयल की प्राइसेस को फर्क ना पड़े। बट आई थिंक अदर टारगेट्स हैं जैसे न्यूक्लियर के हैं और जिन टारगेट्स हैं दे माइट गो। उसके साथ दे नो कि ईरान इज अ वेरी बिग मिसाइल पावर। उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, आप यकीन करें कि वो इतनी स्पीड पे जाते हैं कि इसीलिए हम जाके भी इनको इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेरे ख्याल में दे विल गो जस्ट फेस सेविंग टारगेट पे जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई डैमेज करेंगे, क्योंकि जो वो चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर सके। अभी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन और इसीलिए ईरान ने बार बार वार्न किया है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो उसको रिटेलिएट भरपूर तरीके से किया जाएगा। हाकवानी साहब, आपको ऐसा लगता है कि इसराइल इतनी बर्बरियत के बाद, इतना ज़्यादा जुल्म फैलाने के बाद और इतना अपना जो फौजी मिलिट्री है उसका तासुर देने के बाद भी अपने अहदाफ में नाकाम रहा है हासिल करने में? हुई है कि हमास अभी तक मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, हिजबुल्लाह भी मौजूद है, अटैक भी कर रही है, लेकिन बहरहाल लीडरशिप को हिट करने में तो कामयाब हो गई है। देखिए ना, पिछले 20 सालों से उसकी कोशिश थी कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाए, आखिरकार वो कामयाब हो गई है। उसकी कोशिश थी कि हमास की लीडरशिप को निशाना बनाए, पहले इस्माइल हानिया को निशाना बनाया, फिर याह्या सिंवार को निशाना बनाया। याह्या सिंवार को शहीद करना इस बहरहाल एक अगरचे वो गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी और एक शानदार मिसाल किया कि उन्होंने अपनी शहीद होने से पहले अपनी गनीमत की सारी, लेकिन बहरहाल एक बड़ी कामयाबी तो मिली है उनको कि इनकी लीडरशिप, इनकी दोनों ये इनकी डिस्टर्ब हुई है और काफी नुकसान हुआ है। अब असल जो तशवीश का मसला है वो वैसे हिजबुल्लाह की ये जो कामयाबी है ये भी एक लिहाज से एक इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने ब्रेक तो किया है, उनके पेनिट्रेट तो किए हैं इनके रॉकेट्स ने। और इससे पहले जो 2-3 दिन पहले जो एक बड़ी ही एक दिलचस्पी और अजीब सी कामयाबी, यानी एक अजीब सी बात है कि लोग बहुत हैरान हुए थे जिनका ड्रोन जो खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाके वहां टकराए, वहां तक पहुंच गया है, वो भी एक हैरानकुन बात थी। तो ये एक बिल्कुल ऐसे इसराइल चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन फिलिस्तीनियों के जो हौसले हैं वो अभी भी बुलंद हैं और वो अपने यकीन पे कायम हैं और वो यही कह रहे हैं कि हम अपना वतन नहीं छोड़ेंगे। अब दुआई की जा सकती है कि अल्लाह उनकी मदद करे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते अलानी के बाद।